बयान पर आपत्ति जताई। एक्स पर उन्होंने लिखा, भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं। सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। रिजिजू ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 370 के समर्थन में आगे आ गईं। महबूबा ने एक्स पर लिखा, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं। मैं एक दिमागी नक्सल हूं। जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल 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 और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला कर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का लंबा सिलसिला दिख सकता है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और पीएम मोदी के इस हमले पर राजनीतिक वार पलटवार तेज है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। ये दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। ये जो दिमागी नक्सलाइट ये जो चलाते हैं ये खुद ही हमारे देश में रहती है, बार बार देश छोड़ के विदेश भाग जाते हैं, सेमिनार करते हैं, बाहर का पैसा लेके आते हैं। एक तो हमने निकाल दिया, जंगलात नक्सलाइट निकाल दिया, माओइज्म निकाल दिया, अब ये आ गया। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेंजी जिसको बोला जा रहा है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। ये वही लोग हैं जब ये प्रदूषण के सिलसिले में और वहाँ पर इंडिया गेट पर प्रदर्शन हो रहा है तो कह रहे हैं एक हिडमा मारोगे तो हर घर हिडमा निकलेगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल ये अर्बन नक्सल्स हैं। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे दिमागी नक्सल जैसी कोई नई श्रेणी बनाकर ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सरकार से असहमति, सरकार की आलोचना, किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है, लेबल लगा के नहीं दिया जाता है। पीएम मोदी के हमले के बाद सबकी निगाहें सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पर भी टिकी हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आपको दिखाते हैं सीजेपी के छात्र नेताओं का क्या कहना है। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है ये प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द तो देश के युवा के लिए नहीं यूज करना चाहिए। दिमागी नक्सल मतलब कि आप मान रहे हो कि ये दिमाग वाले लोग हैं। एंड मुझे लगता है ये जो आजकल आप ये कमेंट्स दे देते हो ना कि कॉकरोच है, पैरासाइट्स है, दहशतगर्द है, वायरस है, एंड अब आपने बोल दिया दिमागी नक्सल, ये सब चीजें नहीं चलते। ये पहले चलते होंगे, दूसरे जनरेशन से चलते होंगे, लेकिन जो जेनजी है, जो यंग जनरेशन, जो युवा है, इन सब चीजों में वो पढ़ता नहीं है। उसको पता है कि मुद्दे क्या है। मुद्दे आज हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, एग्जाम रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करें। इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। बताइए रेड फोर्ट से मतलब कि आपको तो सबसे ज्यादा एक तरह से स्टेट्समैनशिप में आके आपको वहां पे स्पीच देना चाहिए। आप वहां पे देश के युवाओं को आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो, मतलब कि बहुत बहुत कंडेमेबल चीज है। मुझे नहीं लगता ये देश में ऐसे चीजें स्वीकार करेंगे।
ये इसलिए भी हो रहा है मुझे लग रहा है क्योंकि सरकार को पता है कि देश का युवा उनसे नाराज है। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, देखिए सौरभ दास जिन युवाओं की बात कर रहे हैं उनका जिक्र तो प्रधानमंत्री ने किया ही नहीं। वो तो सिर्फ दिमागी नक्सलाइट्स को टारगेट कर रहे थे। कहीं पर भी उन्होंने यूथ को लेकर या फिर युवाओं इस तरह की सोच रखते हैं ये बात नहीं कही है। जी, बल्कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जरूर युवाओं को लेकर कई स्कीम्स का ऐलान किया और जैसा आपने भी बताया कि दिमागी नक्सल को लेकर युवाओं की बात प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भी नहीं कही। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो दिमागी नक्सल है इसका इस्तेमाल आगे आने वाले समय में जो राजनीति होगी उसमें जरूर दिखेगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं कई राज्यों के, वहां पर जरूर दिमागी नक्सल शब्द की गूंज आपको सुनाई देगी, क्योंकि एक बात जो प्रधानमंत्री ने कही है उसको लेकर टीका टिप्पणी न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष के नेताओं से लगातार आ रहा है। जैसे ही पी चिदम्बरम ने कहा आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल, उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बयानबाजी करते हुए साफ कहा कि विपक्ष को नहीं बल्कि उन लोगों को जो धारा 370 का समर्थन करते हैं, भारत को नॉर्थ ईस्ट से अलग कर देना चाहते हैं, साथ साथ जो संविधान के विरोधी हैं, इन सबको दिमागी नक्सल कहा गया है। इससे पहले अर्बन नक्सल को लेकर भी एक बहस, लंबी बहस छिड़ी और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जरूर ये बात कही कि देश से जहां पर नक्सलिज्म खत्म हो चुका है, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो पिछले काफी समय में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे वहां पर माओवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद अब दिमागी नक्सल यानी कि दिमाग में इस तरह की सोच रखने वाले जो नक्सल प्रभावित सोच वाले लोग हैं वो ज्यादा हो गए हैं। ये दरअसल उन लोगों की तरफ इशारा था जो बार बार देश विरोधी ताकतों में के साथ संलिप्त पाए जाते हैं और लगातार देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि अगर हम मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, तो हमको दिमागी नक्सल क्यों कहा जा रहा है। अब देखना ही होगा कि आगे वाले समय में इस पूरे मामले पर राजनीति की लड़ाई, एक नैरेटिव जो है पीएम ने शुरू किया और दूसरी तरफ अब अपोजिशन इसको एक दूसरी तरीके से सेट करने का प्रयास करा। बहरहाल 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर वंदे मातरम को पूरा गाने से रोकने का आरोप लगा है। बीजेपी ने बाकायदा सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में कई शहरों पर प्रदर्शन इसी को लेकर किए गए। कांग्रेस पर हमला करने वालों में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। तो ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं जहां जगह जगह बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। गुजरात के सूरत में नारेबाजी और प्रदर्शन, वाराणसी में कांग्रेस के दफ्तर पर पथराव, अजमेर में कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन, बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कैंडल मार्च, वंदे मातरम के अपमान पर कोलकाता में बीजेपी का मशाल जुलूस, वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर हैं कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। 15 अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी?
हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी। सफाई देने जयराम रमेश सामने आए। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस, उसमें कोई नहीं था। कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते। इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा। नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रोका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र के वंशज उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। वो बहुत शर्मनाक है, ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए, हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। आज तक ब्यूरो। इस पूरे विवाद पर हमने बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से खास बातचीत की, सुनिए। वो तो जयराम रमेश जी जो झूठ बोल रहे थे, बिल्कुल झूठ, और पता रहता भी उनकी जो उनके लिप्स हैं और उनकी जो वाणी है उससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहे, झूठ बोल रहे हैं। खड़गे साहब कहें आके भी क्या कह रहे थे सोनिया गांधी, और बाद में सुना है भी ये किसने कहा। और कुर्सी मंगाने का काम ये होता है, बंद करो, नो चलाओ बंद, ये कुर्सी मंगाने का इशू होता है। चेयर किसी को बुला के चेयर मंगा देते हैं, कुर्सी का इशारा। और जब वंदे मातरम चल रहा है, आप कुर्सी का क्या काम जी। और सोनिया अगर कुर्सी मंगवानी थी तो राहुल गांधी मंगवा लेता, और बहुत थे, सोनिया जी कभी कुर्सी मंगवाते। हाँ, खड़गे साहब उनके लिए कुर्सी मंगाने तो मंगवा रहे हो तो माने, सोनिया गांधी जी खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाएंगे। हमने बहुत बार देखा है जो मनमोहन सिंह जी के साथ होता रहा है। तो पर सोनिया गांधी जिस तरीके से तिलमिलाए हुए थे, जितनी देर तो जो वो 4 लाइनें थी वहां तक तो वो बोल भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जिस तरीके से वो खड़े थे उस लहजे को भी चेंज किया, और जिस तरीके से वो बोल रहे थे उसे भी चेंज किया। और मेरे ख्याल से ये तो मौसम अच्छा था वहां पे, नहीं जितना उनके अंदर ये गुस्सा था, कुछ भी वहां पे हो सकता था। और हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कांग्रेस की तरफ से दी जा रही दलील की कुर्सी के लिए उन्होंने कहा था वो बीजेपी को पच नहीं रहे और वो लगातार हमलावर है। देखिए, लगातार हमलावर इसलिए है क्योंकि एक दलील नहीं है, 3 दलीलें हैं। क्योंकि सबसे पहले ये कहा गया कि जो कुर्सी है, कुर्सी की वजह से सोनिया गांधी ने कहा कि आप कुर्सी लेकर आइए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। इसके अलावा जयराम रमेश ने ये भी बयान दिया कि किस प्रकार से एक मिसकम्युनिकेशन गैप था जो उस समय घटा। इसके अलावा मनोज कुमार का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे नेताओं ने हमको रोकने की कोशिश करी। तो कई दलीलें हैं जो दी जा रही हैं। जाहिर है इसकी वजह से बीजेपी हमलावर है, उनका साफ तौर पर कहना है। बल्कि कुछ ही मिनटों पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें आरोप लगाया कि जो कुछ घटा 15 अगस्त को इंदिरा भवन में कांग्रेस मुख्यालय में, वो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का कितना रिगार्ड है या कितना रिस्पेक्ट है वंदे मातरम के लिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए उस समय पर एक कम्युनिकेशन गैप हुआ, कम्युनिकेशन एरर हुआ, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी निष्ठा है वंदे मातरम के अंदर। वंदे मातरम लगातार सभी जो कांग्रेस के सेशन होते हैं या कार्यक्रम होते हैं उनमें गाया जाता है। पहले जो 2 पैरा थे वो गाए जाते थे, अब क्योंकि कानून बन गया है और तमाम जो पैराज हैं वो गाए जाते हैं, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने उसको पूरा प्ले किया जब हमारे यहाँ पर कार्यक्रम था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राजनीति बहुत ज्यादा तेज है इस मामले पर। कांग्रेस पार्टी जाहिर है इसको डाउन प्ले कर रही है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उनके हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अखिलेश यादव की करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने अपने समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने बिना नाम दिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर निशाना साधा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब अखिलेश यादव ने उनके उसी बयान को आधार बनाकर उन पर हमला किया। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव आने से ठीक पहले जयंत चौधरी पलट गए, इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और अब पहली बार अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार किया है। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो 2022 में मुजफ्फरनगर के खतौली में जयंत चौधरी ने 54 वाली बात कही थी। सुनिए उस वक्त जयंत चौधरी ने क्या कहा था। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा। अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उचित टिप्पणी की गई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आज अखिलेश यादव जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हम पे एहसान किया है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। जब आप पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, 2017 में आपके 47 विधायक आए थे, हमसे गठबंधन करने के कारण आप 111 पे पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आपका खाता नहीं खुलता था, वहां पे आपके विधायक जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कारण। गठबंधन एक ऐसा धर्म होता है जहां पे एक दूसरे की मदद की जाती है, परंतु आपने हमारी पार्टी के साथ साजिश करके उसको खत्म करने की कोशिश की। तो यूपी के स्कूल को लेकर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने बड़ा हमला भी बोला है। कहा कि जो लोग स्कूल में परिवर्तन नहीं कर पाए वो अब आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आज लोग कह रहे हैं कि स्कूलों की वीडियो बनाएंगे। बनाओ, खूब वीडियो बनाओ। हमारी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हर स्कूल की अच्छी फ्लोरिंग करवाई, बालिकाओं के अलग टॉयलेट बनवाए, पेयजल की व्यवस्था की, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी सब दिया, फर्नीचर दिया, हर 1 करोड़ 60 लाख बच्चे के लिए बैग दिए, बुक्स और यूनिफॉर्म, प्रत्येक बच्चों के जूते मोजे भी दिए। 2017 से पहले न तो भवन थे तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक थे तो छात्र नहीं थे, और सब है तो सुविधाएं न होने से छात्र बीच में ही छोड़कर चले जाते थे। बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1 करोड़ 60 लाख बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health का सच, in association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का। जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे। छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए। प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है। विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है। पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को, और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़के सब। पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं।
हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है? तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या? नहीं सर। 12th किससे की हो? 12th सर मेरा PCM से रहा। कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली जो एक्यूमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर। यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है, यही। एक मिनट, ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं। देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन, किस पर उठे सवाल? क्या सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई? वंदे मातरम के गायन पर क्यों गरमाई सियासत? स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ, लेकिन गायन के दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों और नेताओं की बातचीत की तस्वीरों ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता वंदे मातरम के पूरे गायन के दौरान गंभीर नजर नहीं आए। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए।
किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे, यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है। बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो वंदे मातरम का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज कर दिया। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। कोई नहीं था। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रवैये को शर्मनाक बताया है। जश्न से शुरू हुआ वंदे मातरम का विवाद अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद 15 अगस्त को इसके घमासान की पहली सियासी किश्त भी सामने आ गई है। आज तक ब्यूरो। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच। चौबीस घंटे में सामने आ गए दिमागी नक्सली। चिदंबरम पर बीजेपी का यह हमला, कहा नाग पंचमी पर दिख गया दिमाग का जहर। पीएम के बयान पर चिदंबरम ने खुद को बताया था दिमागी नक्सल। वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले थे। अमित शाह ने उठाए सवाल, कहा इस पाप की माफी नहीं, कांग्रेस की सफाई। सोनिया गांधी ने सिर्फ कुर्सी लाने को कहा था। रांची में आज 2 बजे सरकार से छात्रों की वार्ता। कांग्रेस नेता बोले जिद से बात नहीं बनती। बीते रात सीएम सोरेन, राहुल और तेजस्वी का फूंका पुतला। 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का प्लान। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत। सावन सोमवार को श्रद्धालु आए थे, बिजली की तार गिरने की अफवाह से भगदड़। बंगाल में होटल में आग, 7 श्रद्धालुओं की मौत। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बिहार के लखीसराय की रिपोर्ट से, जहां पर भगदड़ मची, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और कई लोग इसमें घायल।
लखीसराय स्थित भगवान शिव के मशहूर मंदिर अशोक धाम में सावन के तीसरे सोमवार को बड़ी तादाद में शिव भक्त पहुंचे थे। एसडीएम के मुताबिक बिजली का एक खंभा गिरने से करंट की अफवाह फैल गई, जिससे भगदड़ मच गए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इसी भागम भाग में एक दूसरे को कुचलते हुए भीड़ निकल गए। 7 लोगों की इसमें मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखीसराय के अशोक धाम में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ सोमवारी के दिन जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची और इस भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा घायल हैं, जिनका इलाज लखीसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। लखीसराय जिला प्रशासन के मुताबिक सुबह 6:45 बजे हुई इस घटना के पीछे यह अफवाह बड़ी वजह रही, जिसमें बिजली का तार गिरने और उसमें करंट का प्रवाह होने की बात कही गई। अफवाह फैलने के बाद श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मची और इसी भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने इस पूरे मामले में जो मृतक हैं उनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जिला प्रशासन घायलों के इलाज में लगा हुआ है और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि वह घटना के तह तक जाने के लिए जांच कराएगा। मामले की जांच तो होनी चाहिए, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। लखीसराय हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। जब यहाँ भक्तों की बड़ी भीड़ थी, वहां पर भगदड़ मच गई, इसमें 7 लोगों की जान गई। एक अफवाह वहां पर फैली, लेकिन नियंत्रित क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच में पीएम मोदी ने भगदड़ में जिनकी जान गई है संवेदनाएं प्रकट की हैं और पीएम मोदी ने इस पर दुख प्रकट किया है। लखीसराय से विधायक और बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि करंट की अफवाह से ही भगदड़ मची। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जा भी रहा हूं और ये घटना मंदिर परिसर के बाहर और बिजली के तार गिरने से और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। एक बार हम लोग जा रहे हैं, उसको देखेंगे, इसकी लापरवाही है, जो भी होगा उसकी जांच होगी। मैं सभी मृत परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृत आत्माओं के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने शरण में ले, भगवान शिव अपने शरण में ले और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और मृतक परिवारों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। मेरी पूरी संवेदना मृत परिवारों के साथ है। मृत आत्माओं की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। 12 बजे 12 रिपोर्टों में अगली रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से, जहां पर तारापीठ से बीरभूम के एक होटल में आग लगने की खबर मिली है, जहां 7 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सावन का सोमवार है और इस मौके पर बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु तारापीठ मंदिर पहुंचे थे। कई श्रद्धालु तारापीठ के पास में एक होटल में रुके थे और आज सुबह जब लोग सो रहे थे तभी लगभग 4:30 बजे के आसपास होटल में आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, फिर आग बुझाई गई। हालांकि तब तक 7 लोगों की जान जा चुकी थी। घायल लोगों को रामपुर हाट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह मानी जा रही है। सावन महीने के तीसरे सोमवार बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे तारापीठ और इसी बीच भोर 4 बजे एक होटल में आग लगने की वजह से कुल मिलाकर 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। जो प्राथमिक तौर पे बताया जा रहा है पुलिस की ओर से कि रिसेप्शन डेस्क के पास एसी मशीन से ये आग लगी और उसके बाद फॉल सीलिंग होने की वजह से आग बहुत ही जल्द फैलने लगी और ऊपर के मंजिलों में भी आग फैल गई। यार सुबह 4 बजे ज्यादातर लोग सो रहे थे, इसलिए इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते आग अलग अलग कमरों में फैल गया और इसमें एक अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें कुल मिलाकर 7 लोगों की अभी तक मृत्यु दर्ज की गई है। ज्यादातर लोग
दम घुटने की वजह से और कुछ लोग आग में झुलसने की वजह से उनकी मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। और दूसरे छोर पर कई लोग ऐसे हैं जो श्रद्धालु हैं, जो होटल के स्टाफ रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, वो भी काफी गंभीर रूप से घायल है। उनका इलाज इस समय अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस की ओर से तफ्तीश किया जा रहा है। जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि शायद जो फायर एक्सटिंग्विशिंग मशीन्स होते हैं, जो आग बुझाने के लिए जो साजो सामान होते हैं, वो थे, लेकिन ठीक समय पे वो काम नहीं किए। क्यों काम नहीं किए, इसको लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगले रिपोर्ट झारखंड से है, जहां लगभग 2 घंटे के बाद झारखंड सरकार और छात्रों के बीच में लगभग दोपहर 2 बजे बातचीत शुरू हो जाएगी। अब यह सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का चौथा दौर होगा। छात्र 2 मांगों पर अब अड़े हुए हैं: भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग। इससे पहले 9 अगस्त को हुई पिछले दौर की वार्ता में कोई भी समाधान नहीं निकल सका। एसएससी के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा के दौरान ही उन्होंने कहा था कि आंदोलन का स्वरूप बदलेगा। उसके बाद उन्होंने 18 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, या तो उनकी मांगे मानी जाए, 11वां से 13वां जेपीएससी रद्द किया जाए, सीबीआई प्रोब किया जाए, जेएसएससी सीजीएल रद्द किया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम था उनका। और इसी के तहत 16 अगस्त को उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया। छात्रों के उग्र तेवर को देखते हुए सरकार ने एक बैठक रखी है और वहां पार्टिसिपेट करने के लिए छात्र भी तैयार हैं। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है स्टेट गेस्ट हाउस में और कहा गया है कि विधि सलाहकार के साथ जितने भी डेलीगेट्स हैं वो पहुंचे, या डेलीगेशन जो आ रहा है विधि सलाहकार को लेकर आए, यानी एक गंभीर चर्चा हो सकती है और कानूनी अड़चन कैसे दूर की जाए और विद्यार्थियों की मांग को कैसे एड्रेस किया जाए, इस पर अब विचार किया जाएगा और सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करेगी। अब छात्रों ने सोरेन सरकार को 18 अगस्त तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का यह अल्टीमेटम है, 18 अगस्त तक उनकी मांगे मान ली जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम लोग संवाद करेंगे, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि हमारी सारी मांगे पूरी हो, और अगर नहीं पूरी होती है तो हमारी जो आंदोलन है और भी तेज होगा। 20 अगस्त का जो है सो हमारे लोग का सीएम आवास घेरावा है, उसमें लाखों की जनसंख्या में छात्र आएंगे। 18 तारीख तक अल्टीमेटम है राज्य सरकार के पास। 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छा, आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और इस आंदोलन को और भी धार देंगे। 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगले रिपोर्ट अब छात्रों से जुड़े हुए एक और मामले की। एनटीए ने फिर से परीक्षा में गड़बड़ी के चलते वो सवालों के घेरे में आ गया। एनटीए इस बार मामला यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके 3 विषयों के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी के चलते एजेंसी ने री एग्जाम का फैसला लिया, जिसमें अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएंगी। दरअसल इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्रों में तथ्य, टाइपिंग, ट्रांसलेशन, व्याकरण से जुड़ी हुई मल्टीपल गलतियां पाई गई। एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि केवल चैलेंज प्रक्रिया से इन खामियों को ठीक करना संभव नहीं है। ऐसे में 3 विषयों की परीक्षाएं फिर से कराने का फैसला हुआ है, वो भी तब जब इसका रिजल्ट आने ही वाला था। इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि आपको अब अचानक जब परीक्षा का रिजल्ट आना था उससे पहले याद आया कि आपको परीक्षा दोबारा करवानी है, और खामियां हुई कैसे, ये भी सवाल है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब फिर बड़े सवालों में। कल देखा गया कि यूजीसी की जो प्रोविजनल आंसर कीज है वो जारी की जाती है। हालांकि 3 जो विषय हैं, सोशियोलॉजी, कॉमर्स और इंग्लिश की जो आंसर कीज है वो जारी नहीं की जाती। शाम को देखा जाता है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी इन तीनों के जो यूजीसी एग्जाम थे वो रद्द कर कहता है कि इनके री एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे इन 3 विषयों के, जो सितंबर के महीने में होंगे। और इसी को लेकर देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है। विद्यार्थियों का बड़ा आरोप यह था कि इसमें बहुत से ग्रामेटिकल एरर थे, फैक्चुअल एरर थे क्वेश्चंस में, और साथ ही कई विषयों में जो क्वेश्चन देखा गया था वो रिपीट थे। खासतौर पर इंग्लिश में देखा गया कि 150 में से जो 67 सवाल थे वो 2024 के यूजीसी एग्जामिनेशन से आए थे। और साथ ही विद्यार्थियों का ये भी कहना था कि कॉमर्स के एग्जामिनेशन में तकरीबन एक बहुत बड़ी खबर इस समय में मिल रही है, और उज्जैन
बड़ी खबर मिल रही है जहां पर भगदड़ की खबर है। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ मचने की खबर मिल रही है। चिंताजनक खबर है, लेकिन ये बड़ी खबर इस समय महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी भीड़ आज पहुंची हुई है। आज सावन का ये सोमवार भी है और यह हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उज्जैन के महाकाल परिसर की तस्वीरें। भक्तों की खबर एक अफवाह बताया जा रहा है कि चलिए अफवाह फैली, उसके बाद महाकाल मंदिर में भगदड़ मची है। लेकिन भगदड़ में क्या नुकसान हुआ इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। रविश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ है। रविश, तस्वीरें तो आ गई हैं, लेकिन क्या नुकसान की कोई खबर है? क्या जनहानि भी हुई है? देखिए, अभी राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी जनहानि की खबर अभी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि ये जो घटना हुई है ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की तरफ जो रास्ता आता है, क्योंकि आज दरअसल उज्जैन में दो विशेष संयोग बने हैं। पहला सावन का सोमवार भी है और दूसरा आज नागपंचमी भी है। और उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसके ऊपर ही तल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो कि साल में सिर्फ एक बार है नागपंचमी पे, और इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं। तो पुलिस ने जो व्यवस्थाएं की थी, श्रद्धालुओं की जो बैरिकेडिंग की गई थी, जिसके बीच में से होकर के श्रद्धालुओं को निकलना है। बताया जा रहा है कि वहां सपना तो सब देखते हैं, पर सपनों को उड़ान देने के लिए सिर्फ एक कॉलेज नहीं, एक सही लॉन्च पैड चाहिए। वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। यहाँ हर क्लासरूम एक नई सोच को जन्म देता है, हर लैब एक नया एक्सपेरिमेंट, हर अपॉर्चुनिटी एक नई पहचान। यहीं से शुरू होती है बड़ी सोच और बनते हैं कल के प्रोफेशनल्स। भगदड़ में अफरा तफरी में और रमेश ये भी दर्शकों को बताया कि ऐसी क्या अफवाह वहां पर फैली कि लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। और रमेश ये भी दर्शकों को बताया कि ऐसी क्या अफवाह वहां पर फैली कि लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। देखिए, अभी अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही है। कोई कह रहे तरीके से संयमित तरीके से दर्शन कराए जाए, और फिलहाल प्रशासन वहां पे लगा है। कई अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है उस बैरिकेडिंग पे जहां पे ये वो हुई है। क्योंकि तस्वीरें में अगर आप देखें तो पुलिसकर्मी और जो निजी सुरक्षा कर्मी है मंदिर के, वो अपने हाथों से बैरिकेडिंग को संभाल रहे हैं। जिस बैरिकेडिंग के अंदर इतना ज्यादा दबाव आ गया है श्रद्धालुओं का कि वो बैरिकेडिंग में समा नहीं पा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इसी में जो श्रद्धालु हैं वो दब गए और फिर यहीं से जो है बैरिकेडिंग को तोड़ करके कई श्रद्धालु निकले हैं और फिर वहां से बैरिकेडिंग को हटाया गया है। रविश, चूंकि इस समय बड़ी संख्या में लोग आज तक देख रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि इस भगदड़ का
क्या दर्शनों पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ा है या दर्शन अभी भी वहां चल रहे हैं, जलाभिषेक अब भी किया जा रहा है? देखिए, दर्शन अभी भी जारी है। दरअसल ये जो भीड़ है ये मंदिर परिसर के अंदर नहीं थी, ये मंदिर परिसर के बाहर थी। अभी मंदिर परिसर के अंदर भी काफी लोग मौजूद है। जो अभी हमारी बात हुई है प्रशासन से, साल में एक बार, तो इस 24 घंटे में लोग बड़ी संख्या में देश भर से नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन के लिए पहुंचते हैं उज्जैन। और क्योंकि आज सावन का भी सोमवार है, तो सावन के सोमवार में, और जो कि उज्जैन है वो एक महाकाल का जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी है, तो इस वजह से आज दुगुना दबाव रहता है श्रद्धालुओं का उज्जैन में। लेकिन रवीश, भीड़ मंदिरों में, खासतौर पर महाकाल जैसे मंदिर में, उस परिसर में, वो तो सामान्य है, वहां तो होती ही हमेशा से बेहिसाब भीड़ है, लेकिन उस भीड़ को नियंत्रित करने वाले पुलिस वाले भी होते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं खामी या हुई कि एक साथ इतनी भीड़ एक ही जगह पर एकत्रित हो गई कि पुलिस वालों की तुलना में वो ज्यादा कंट्रोल करने लगी और भीड़ जिस तरफ जा रही थी उस तरफ चीजें होती चली गई, यानी कि पुलिस का नियंत्रण जो है कमजोर था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, प्रशासन और पुलिस का नियंत्रण कमजोर इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे। देखिए, पुलिस और प्रशासन को बखूबी मालूम था कि आज उज्जैन में बहुत भीड़ आएगी, क्योंकि आज सहयोग ऐसे बन रहे हैं कि उज्जैन में आज महाकाल की सवारी भी है, सावन का सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है। ये तीन प्रमुख संयोग है और इसकी वजह से आज उज्जैन में जितने श्रद्धालु आने चाहिए उससे कहीं ज्यादा श्रद्धालु महाकाल मंदिर की ओर आ रहे हैं। और आप इसी वजह से पुलिस ने अपनी तरफ से अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जरूर थी, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुई। और आप देखिए ये किस जगह हो रहा है, ये उस जगह हो रहा है जहाँ 2 साल बाद सिंहस्थ का मेला आना है, जहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं उज्जैन में। और रवीश आपके पास लौटते हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है। मंदिर प्रबंधन ने इस बात का खंडन कर दिया कि कोई भगदड़ हुई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह भर है और किसी भी तरह का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है, चीजें पूरी तरह से नियंत्रित हैं, तो लोग किसी भी अफवाह में ना आए, चीजें अब नियंत्रित हैं, आप जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। ये मंदिर प्रबंधन की तरफ से बयान आ गया है, ये हम आपको बताते हैं। मेरा अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दिमागी नक्सल शब्द की। इसके बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है, सियासी दंगल छिड़ गया है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने अब दिमागी नक्सल पर गर्व होने वाले बयान जब दिया, और थोड़ी देर पहले इस पर बीजेपी की तरफ से सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक परिप्रेक्ष्य में दिमागी नक्सल का विषय उठाया था, लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद जो है निकलकर सामने आ गए। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। चिदंबरम साहब, और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं इनके लिए क्या कहा जाए। जिस यूपीए के पशुपति से लेके तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, सपना तो सब देखते हैं, पर सपनों को उड़ान देने के लिए सिर्फ एक कॉलेज नहीं, एक सही लॉन्च पैड चाहिए।
वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। यहाँ हर क्लासरूम एक नई सोच को जन्म देता है, हर लैब एक नया एक्सपेरिमेंट, हर अपॉर्चुनिटी एक नई पहचान। यही से शुरू होती है बड़ी सोच और बनते हैं कल के प्रोफेशनल्स। कुल मिलाकर दिमागी नक्सली एक ऐसा टर्म है जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है और जाहिर है विपक्ष भी अपने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। और अब बात वंदे मातरम के कथित अपमान विवाद की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर वंदे मातरम को पूरा गाने से रोकने का आरोप लगा है। बीजेपी ने बाकायदा सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सब बस टीवी पर देखते रह गए, सोनिया गांधी ने जो किया उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान को लेकर अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का साफ ये कहना है कि जिस पार्टी ने 2002 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया वो कैसे माफी की मांग कर सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि 140 करोड़ देश की जनता कभी भी जो है वो सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को माफ नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया। वहीं कांग्रेस का यह साफ कहना है कि वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं किया गया। जब वंदे मातरम पूरा गाया जा रहा था उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सोनिया गांधी ने